नमस्ते हमारे रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। कैसी चल रही है रेलवे एलपी सीबीटी 1 की तैयारी? भाई हमारे तो गणित के 20 सवाल आएंगे और जो मैं आपको एग्जाम पेपर करा रहा हूं मैं पहले से ही बता रहा हूं, इसी लेवल के, इसी टेस्ट के और इसी रेफरेंस पे पेपर आएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल सिलेक्शन वे पर जाओगे तो मैंने रेलवे एएलपी के लिए टॉप 150 क्वेश्चन, जो रेलवे एएलपी का पेपर हुआ था 2024 में, है ना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें टॉप 150 सवाल मैंने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, एएलपी सीबीटी 2 के भी। ये वीडियो देख लो। उसके बाद मैं एग्जाम पेपर करवा ही रहा हूं, 5 का मैंने प्रॉमिस किया है, 2 हो चुके हैं और आज हम रेलवे एएलपी का तीसरा एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डाल रखे हैं। अब जैसे बात हम कर लेते हैं एएलपी की, तो भैया 2024 में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सारी की सारी डली हुई हैं। 2018 में उससे पहले पेपर हुआ था, 27 की 27 शिफ्ट डली हुई हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और आज के इस एग्जाम पेपर में मैंने मेनली जो हमारा रेलवे एएलपी 2018 का पेपर हुआ था उसके बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस को ही लिया है केवल। ठीक है ना बच्चों। तो और मैं एक बात बता दूं कि आपका पेपर बहुत इजी आएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम एएलपी का पेपर तो मुझे रेलवे के बाकी पेपर के मुकाबले आसान लगा, गणित वाला सेक्शन। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला सवाल आपके सामने खुलता है, बताइए। पहला सवाल है टंकी वाला। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 3 गैलन पर मिनट खाली कर सकता है, यानी कि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ जो है संचालित किया जाता है, एक साथ चलाया जाता है, तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो आपसे पूछा कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी बताइए, यानी कि टैंक में कितने गैलन पानी आ सकता है। ठीक है ना बच्चे। देखो इस सवाल में जो दिया हुआ है मेनली वो ये दिया है कि पाइप सी पर मिनट कितना पानी खाली करता है, 3 गैलन। तो आप अगर ये पाइप सी की एफिशिएंसी तो है, तो आप यहां से क्या निकालो, पाइप सी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालिए। अब यहां पे पाइप ए जो है वो एक टंकी कितने मिनट में भरता है, 25 मिनट में। इसी तरीके से पाइप बी भरता है आधे घंटे, आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट। पाइप से खाली करने का काम करता है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी कितने मिनट में भर जाती है, 15 मिनट में, यानी कि तीनों पाइप मिलकर पॉजिटिव वर्क करते हैं। ठीक है बच्चे। तो हमने मान लिया भैया टैंक की जो कैपेसिटी है वो इनका एलसीएम, तो 30 और 15 का तो 30 ही आ जाएगा, 30 और 25 का 150, है ना। तो भैया ये आ गया, मान लिया टैंक की जो कैपेसिटी है वो 150 है, तो पाइप ए 150 यूनिट 25 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। कोई डाउट? अब आप एक बात बताइए मेरे भाई कि ये एफिशिएंसी, पाइप ए की एफिशिएंसी 6 है ना, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अच्छा तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितना है, 10। ये 6 5 तो 11 हो गया, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, -1। सी की एफिशिएंसी -1 है, इसका मतलब सी पर मिनट 1 यूनिट पानी खाली करता है। माइनस है मतलब खाली कर रहा है। सी की एफिशिएंसी -1 है, तो सी पर मिनट, क्योंकि सब कुछ मिनट में चल रहा है ना, पर मिनट 1 यूनिट पानी खाली करता है। जबकि सवाल में कह रहा है कि पाइप सी पर मिनट कितना पानी खाली करता है, 3 गैलन। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 गैलन पानी के बराबर है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 150 यूनिट। तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150 का 3 गुना, यानी कि 450 गैलन टैंक की कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर। कोई डाउट है? आसान सा सवाल है बच्चों। ठीक है ना, सीख गए करना। आइए सवाल नंबर 2, एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का है ये, 2018 सीबीटी 1 का, टीयर 2 2019 में हुआ था। ठीक है ना। बताइए 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक ट्रेन को एक सर्टेन दूरी तय करने में 56 मिनट लगते हैं। ठीक है। इसी दूरी को 40 मिनट में कवर करने के लिए इसकी स्पीड में कितने किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जानी चाहिए, बताइए।
बढ़िया सवाल है, करो। देखो सिंपल सी बात है कि यहां पे 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है 56 मिनट में। अब सेम डिस्टेंस, इसी दूरी बोला ना, सेम डिस्टेंस को अगर 40 मिनट में करना है कवर, कम टाइम में जाना है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये पूछा है कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बच्चों अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। आप बताइए मेरे प्यारे भाई, पहले ट्रेन डिस्टेंस कितने समय में कवर कर रही थी, 56 मिनट में। अब ट्रेन को वही सेम डिस्टेंस जाना है कितने मिनट में, 40 मिनट में। तो टाइम का रेशियो कितना है बताओ। 8 से चला गया, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे, अगर टाइम का रेशियो 7:5 है तो ट्रेन की अपनी स्पीड को उल्टा रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 5 से 7। यानी कि ट्रेन की स्पीड अगर पहले 5 यूनिट थी, 5 की वैल्यू कितनी है, 64 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की वैल्यू 64 किलोमीटर पर आवर है, कितने गुना मेरे प्यारे भाई यहां पर 12.8, 12.8 गुना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप ट्रेन की स्पीड 5 से 7 कर रहे हो तो ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 12.8 है तो दो की वैल्यू आएगी 12.8 का दुगुना, 25.6 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर, कोई डाउट है? तो रेशियो से हो जाएगा बच्चों, है ना। आओ सवाल नंबर है तीसरा। प्योर घी कॉस्ट 86 रुपी पर केजी आफ्टर adulterating it with vegetable oil costing 43 rupee per kg. Additional shopkeeper sells the mixture at the rate of 80 rupee per kg, thereby making a profit of 60%. In what ratio does he mix the two? ठीक है बच्चे, बहुत आसान सवाल है। रेलवे का एलिगेशन से यही एक सवाल पर्सनल फेवरेट है और कुछ पूछता ही नहीं है। तो भैया दो टाइप के यहां पे चीजों को मिला रहे हैं। प्योर घी का दाम कितना है, 86 रुपए पर केजी। इसमें एक दुकानदार मिलाता है वनस्पति ऑयल, है ना, जिसका दाम है 43 रुपए पर केजी। फिर वो मिक्सचर को बेचता है कितने रुपए में, 80 रुपए पर केजी में। 80 रुपए पर केजी में बेचने से 60% लाभ होता है। तो ये तो सेलिंग प्राइस है ना, मिक्सचर का सीपी क्या होगा, सीपी 100% होता है, बेचने से 60% लाभ हो रहा है, यानी कि 160% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से, 50। तो मिक्सचर का दाम है 50 रुपए पर केजी, है ना। प्योर घी और वनस्पति ऑयल को मिलाया, मिक्सचर का दाम है 50 रुपए पर केजी। तो आपने किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया है, तो आप रुपी पर केजी यानी कि प्राइस पे एलिगेशन लगा लेंगे, केजी का क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं। तो 50 में से 43 घटाएंगे और 86 में से 50 घटाएंगे, तो रेशियो आ गया 7:36। कौन सा ऑप्शन है जी, ए का 25% बराबर बी है, तो 160 का बी परसेंट किसके बराबर होगा, बताओ बच्चों। मैंने ये तक लिखा है कि सवाल किस दिन को कौन सी शिफ्ट में आया है, ठीक है, बताइए। परसेंटेज का बेहतरीन सवाल है ये। ए का 25% है, इंग्लिश में देखें 25% ऑफ ए बराबर बी, यही है ना बच्चों। ये सवाल में दिया हुआ है कि नहीं। और पूछा क्या है भाई, पूछा है बी परसेंट ऑफ 160, ये तो पूछा है ना, बी परसेंट ऑफ 160। बताओ कैसे करेंगे। और अगर आप इस सवाल का आंसर देखें तो किसकी टर्म में बताना है, ए की टर्म में। बी परसेंट ऑफ 160 आपसे पूछा, भाई मतलब क्या है इसका, ये सब बी परसेंट ऑफ 160 का मतलब है बी गुणा परसेंट गुणा 160, सबकी सीधी सीधी गुणा है। 160% कितना होता है, 20% 1/5 होता है ना। 160% का मतलब है 8/5, यानी कि जो आपसे सवाल में पूछा है उसका मतलब है बी गुणा 8/5। लेकिन सवाल में वैल्यू किसकी दी है, केवल बी की दी है। आपको चाहिए क्या, बी गुणा 8/5 ही निकालना है। अगर राइट साइड में 8/5 से गुणा करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी तो करनी पड़ेगी ना, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 5 से 25, 5 बार 8 पंजे 40%। तो बी का 8/5 क्या आएगा, 8 पंजे 40% ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन है। सवाल नंबर है 5, बताइए। एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाकर ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाने पे ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी तय करता है, घर से ऑफिस की दूरी। सेम डिस्टेंस जा रहा है एक आदमी अपने घर से ऑफिस, है ना। 40 की स्पीड से जाता है तो 1 मिनट जल्दी पहुंच गया, 36 की स्पीड से जाता है तो 3 मिनट लेट हो गया।
डिस्टेंस कितनी है। देखो यहां टाइम का डिफरेंस ही तो दिया है, पहले 1 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 3 मिनट देरी से हो गया। अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया है तो डिस्टेंस निकालने का रेशियो मेथड भी है और डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, समय में अंतर। ठीक है ना, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा। पहले स्पीड कितनी थी 40, अब स्पीड कितनी हो गई 36, स्पीड में डिफरेंस कितने का है 4 इंटू डेल्टा टी यानी कि टाइम में डिफरेंस। देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम में डिफरेंस कितने का है 4 मिनट का है, 1 मिनट पहले 3 मिनट लेट, ये प्लस और माइनस है, 3 और माइनस 1 का डिफरेंस 4 मिनट, तो ये 4 मिनट आया। मिनट को भी घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया ना डिस्टेंस किलोमीटर में। बताइए बच्चों, ये हो गया जी। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 दिया 3 से 36, 12 बार, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर सवाल का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 6। एक साथ काम करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी खाली टैंक कितने टाइम में भर सकते हैं 10 मिनट में, 10 घंटे में। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, फिर पाइप बी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, ए ने काम एंड तक जारी रखा, ए ने पूरी टंकी भर जाने तक भरना चालू रखा। ठीक है बच्चों, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ठीक है बच्चे, तो पूछा है ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ए अकेले खाली टैंक को कितने टाइम में भर सकता है बताइए। इससे आसान सवाल कुछ है। देखो मेरे भाई, दो पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक भर सकते हैं 10 घंटे में। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ भरा, फिर बी को बंद कर दिया, है ना। तो आपको हमेशा ऐसे सवाल में देखा क्या जाता है रिमेनिंग वर्क, हमेशा रिमेनिंग वर्क देखो, क्योंकि जो काम हो गया वो हो गया, रिमेनिंग पे ध्यान दो। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक 10 घंटे में भर सकते हैं, उन्होंने साथ में 4 घंटे तक भरा, यानी कि पाइप ए और बी के कितने घंटे का काम बाकी है 6 घंटे का काम बाकी है कि नहीं। उसके बाद बी को बंद कर दिया, यानी कि बाकी टैंक किसने भरा है पाइप ए ने। टंकी को भरने में कुल कितने घंटे लग गए जी 13 घंटे लग गए। इसका मतलब यह टंकी भरने में 13 घंटे लग गए मित्र, कि 13 घंटे में से 4 घंटे तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, 4 घंटे तो दोनों ने मिलकर भरा, यानी कि बाकी जो बची हुई टंकी है वो पाइप ए ने कितने समय में भरी है 9 घंटे में। यानी कि जिस टंकी को पाइप ए और बी मिलकर 6 घंटे में भरते, उसी टंकी को पाइप ए ने अकेले कितने टाइम में भरा है ना। उसी टंकी को पाइप ए ने 9 घंटे में भरा है। तो इनको लगने वाले टाइम का रेशियो कितना है 3 दूनी 6, 3 3, और टाइम का रेशियो 2 3 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है उल्टा 3:2 है कि नहीं। अगर टाइम का रेशियो 2 3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा 3:2। अब एफिशिएंसी आ गई, अब आप कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं बच्चे, क्लियर है। बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए प्लस बी की 3 है, बी की कितनी आ गई 1 है ना, ए की एफिशिएंसी 2 है। पूछा है ए अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछा है ना। अच्छा, दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी 3, दोनों पाइप पूरी टंकी भरते हैं 10 घंटे में, टोटल टंकी कैपेसिटी आ गई। इस टंकी को अगर पाइप ए भरेगा अकेला तो पाइप ए भरेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा भरने में पाइप ए को 15 घंटे लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। ये एक मेथड है, एक मेथड और बताऊं, क्योंकि यहां पे बची हुई टंकी पाइप ए भर रहा और पाइप ए के बारे में पूछा गया। दो पाइप ए और बी मिलकर पूरी टंकी भरते हैं 10 घंटे में, 4 घंटे तक उन्होंने साथ में टंकी भरी, तो 4 घंटे में पाइप ए और बी कितनी भर देंगे 1 घंटे में 1/10 भरेंगे, 4 घंटे में भरेंगे 4/10, यानी कि 2/5, 2/5 टंकी भर गई। टोटल टंकी होती है 1 में से 2/5 भर गई, तो बची कितनी 3/5, यानी कि 3/5 टंकी को फुल करने में, 3/5 टंकी को भरने में पाइप ए ने कितना समय लिया। पूरी टंकी 13 घंटे में भरी है, 4 घंटे बीत चुके हैं ऑलरेडी, तो यानी कि 3/5 टंकी पाइप ए ने भरी है 9 घंटे में। तो पाइप ए पूरी टंकी कितने समय भरेगा, पूरी एक टंकी भरने में कितना समय लगेगा 5/3 से गुणा, यानी कि कितना। ठीक है ना, ये क्या आ गया दूसरा मेथड आ गया। दोनों ही मेथड बढ़िया है,
ठीक है ना। यदि सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है तो उस पर प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। लाभ की गणना करें, है ना। कैलकुलेट द प्रॉफिट, यह सवाल है, इतना सा क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा प्रॉफिट? इनिशियल प्रॉफिट, है ना। देखो, सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, एक दुकानदार अपना बिक्री मूल्य जितना बढ़ा देगा, कस्टमर से उतना ही पैसा ज्यादा लेगा, प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज। अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है, यानी कि अगर पहले एसपी था तो अब 2 एसपी हो गया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? एसपी, है ना। प्रॉफिट 4 गुना हो जाता। अगर प्रॉफिट पहले पी था तो प्रॉफिट 4 पी हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? 3 पी। तो दिस शुड बी इक्वल, यानी कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 3/1। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। आपने सामान को 3 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2, सीपी 2 होगा, 2 पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 3 में बिकेगा। तो प्रॉफिट है 1/2, यानी कि 50%। इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। सवाल नंबर 8 एएलपी टीयर सेकंड का है। बताओ उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो पॉइंट 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को इंटरनली 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना। इंटरसेक्शन फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का। आंसर सुनिएगा मेरे भाई। देखो, दो, ये जो लाइन है ये 2 पॉइंटों को मिलाती है। कौन कौन से मेरे प्यारे भी? 4, -3 और 8, को मिलाने वाला ये एक लाइन सेगमेंट है। सवाल में ये बोला गया है कि भैया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस लाइन को इंटरनली 1:3 के रेशियो में डिवाइड करे। यानी कि इस लाइन पर कोई पॉइंट भी ऐसा होगा जो इसे 1:3 में डिवाइड करेगा, है ना। यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी, तो इस लाइन पर एक पॉइंट पी ऐसा होगा, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने, जिससे कि एपी से पीबी का रेशियो क्या हो जाए? 1:3 इस लाइन के ऊपर। तभी क्या है? इंटरनल डिवीजन। तो बताइए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो प्यारे बच्चों, ये ना सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा इंटरनल डिवीजन का तो ही आप कर पाओगे, है ना। जैसे आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट पी के, तो ये रेशियो दिया 1:3, उल्टी गुणा करनी है। 1 की एक्स कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स पे ध्यान दो, 1 की 8 में गुणा करो, क्या आएगा? 8 प्लस ये 3 की इसके एक्स में गुणा करो, 3 की 4 में 12, और नीचे क्या आएगा? रेशियो का सम 1 + 3। अब जैसे वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो 1 की 5 में गुणा करो, 5 प्लस या इस रेशियो 3 की -3 में गुणा करोगे, माइनस का 9, और नीचे क्या आएगा? रेशियो का सम, यानी कि 1 + फिर ई आ जाएगा। तो 12, 8, 20/4 कितना आ गया? 5, और ये 5 माने -4/4 कितना आ गया? माइनस का, तो 5, -1 कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, जो भी पॉइंट आएगा इन दोनों के कहीं बीच में आएगा, ये भी देख सकते हो। ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 9। 9 साल पहले पापा की आयु उसके बेटे की आयु के डबल से 25 साल अधिक थी। अब से कितने साल के बाद उसकी एज उसके बेटे की एज की दुगनी हो जाएगी? बताओ। ये लेटेस्ट है, ठीक है बच्चे, बताओ। 9 साल पहले एक फादर की एज अपने बेटे की एज के डबल से कितनी ज्यादा थी? 25 साल ज्यादा थी। बोला कितने टाइम के बाद उसकी एज, उसकी मतलब फादर की एज अपने बेटे की एज की डबल हो जाएगी? ये एक वायरल सवाल है जो रेलवे में हर शिफ्ट में आया है मेरे भाई, एनटीपीसी में तो हर शिफ्ट में आया। इसकी देखो डायरेक्ट ट्रिक होती है कि यही है ना, डबल हो जाएगी। 25, ये 25 है, ये 9 है, 25 - 9 घटा दीजिए 16, यही आंसर आएगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, लेकिन इसका मेथड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये करते करते जो है पता चल गया हमें कि यही आंसर आते हैं। मान लो जैसे फादर की प्रेजेंट एज एफ है, सन की प्रेजेंट एज एस है कि नहीं। तो बोला 9 साल पहले फादर की एज, तो 9 साल पहले फादर की एज कितनी थी? एफ माइनस 9 साल पहले सन की एज कितनी थी? एस -9। तो 9 साल पहले फादर की जो एज है वो सन की एज के दुगने से कितनी ज्यादा है? 25 साल ज्यादा है, यही तो है। F -9 सन की एज के डबल से 25 साल अधिक है। तो आप मुझे बताओ यहां से क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये आ जाएगा F -9 बराबर है भाई 2S, और ये कितना आ जाएगा?
25 माइनस 9 दूनी 18 हो गया, 25 माइनस 18 7। हम ये कह सकते हैं कि f माइनस 2s इक्वल टू आ गया -9 उधर 9 7 ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। ये बन गया, यहां से सॉल्व तो होगा नहीं आगे। चलिए पूछा कितने साल के बाद फादर की एज सन का डबल हो जाएगी। मान लो जैसे n साल लगेंगे, माना n साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, सन से दुगना। तो n साल बाद फादर की एज क्या आएगी, f प्लस n, और n साल बाद सन की एज कितनी आएगी, s प्लस n। तो n साल बाद फादर की एज सन का डबल होना चाहिए, ये ना। तो आप बताओ यहां से क्या बनेगा, 2 गुणा s 2s, जब 2s इधर आएगा तो f माइनस 2s। आप ये बताइए प्यारे बच्चों की ये क्या आएगा, 2 गुणा n 2n, और n उधर जाएगा 2n माइनस n। इक्वेशन बन गई। आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू। n की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू बराबर है f माइनस 2s के। n बराबर f माइनस 2s, और f माइनस 2s क्या है, ये सीधा जो f माइनस 2s है यही तो 16 है, तो n का मान क्या आ गया 16। और आप देख सकते हैं गौर करके कि आंसर आया 25 और 9 का अंतर। तो बेसिक मेथड भी मैंने बता दी, ट्रिक भी सीख गए ना अब तो। 10वां सवाल, इन एन alloy of German silver the ratio of copper to zinc was 17:7, while that of nickel to zinc was 4:3. The ratio of copper to zinc to nickel in the alloy was, कॉपर जिंक और निकल का जो रेशियो है इस एलॉय में क्या है, बताइए। देखो वैसे तो ये सवाल ऑप्शन से ही करना है। जर्मन सिल्वर में क्या बोला है, कॉपर से जिंक का रेशियो 17:7 है। किसका, जर्मन एलॉय में कॉपर से जिंक का रेशियो 17:7 है। पूछा क्या, कॉपर जिंक और निकल का रेशियो पूछा है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें पहले कॉपर और जिंक का रेशियो पूछा है, जिसमें कॉपर जिंक का रेशियो क्या हो 17:7। अब आप देख लो किस ऑप्शन में 17:7 हो रहा है। ये भी 17:7 है, 3 से काटोगे भी 17:7 है, ये 17:7 नहीं है, ये भी 17-28 का रेशियो 17:7 नहीं है। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बच गए। अब यह 3 से काटोगे भी 17:7 है, यहां 4 से काटोगे भी 17:7 है। अब यहां देखिए जिंक से निकल कर, बाद में किसका रेशियो पूछा है, जिंक और निकल का। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया उल्टा, निकल से जिंक का रेशियो कितना था 4:, निकल से जिंक का रेशियो अगर 4:3 है तो यह है जिंक से निकल का उल्टा, ये क्या आना चाहिए रेशियो 3:4, यानी कि बाद का रेशियो 3:4 आना चाहिए, 3:4 है ना। 21-28 का रेशियो 3:4 है, 28-21 का रेशियो 4:3 हो जाएगा, गलत। क्या आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन से बनाएंगे। सवाल नंबर 11, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, दो संख्या जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड है, बोले किसी तीसरे नंबर से 10% और 20% कम है। डेटा बहुत आसान है ना, मैंने मान लिया कि जैसे तीसरी संख्या यहां पे 10 मान लो, कि माना तीसरी संख्या 10 है, क्योंकि परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा, है ना। माना तीसरी संख्या 10 है तो पहली संख्या 10% कम है, 10 का 10% एक कम होता है यानी कि 9। दूसरी संख्या कितना कम है 20%, 10 का 20% क्या होता है 2, तो 10 से 2 कम करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 8। ये पहली और दूसरी संख्या का रेशियो आ गया ना। बोला दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे। सेकंड नंबर 8 है, 8 को पहली के बराबर यानी कि 9 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 1/8, और 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है जी। चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 12, ALP टीयर 2 के पेपर का, करो। ड्यू टू इंजन फेलियर एन एक्सप्रेस ट्रेन रन्स एट 9/10 of its normal speed and reaches at 2:34 PM instead of 2:28 PM. At what time did he start walking? है ना, इंजन ने किस समय चलना शुरू किया था। बढ़िया सवाल है कि नहीं सचिन, बताओ। इंजन में खराबी के कारण, इंजन खराब हो गया, एक एक्सप्रेस ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड के 9/10 से चलती है। देखो इंजन खराब हो गया तो जो मेरे प्यारे भाई एक ट्रेन है वो अपनी नॉर्मल स्पीड के 9/10 से चलता है। ठीक है बच्चे, अब डिस्टेंस तो सेम ही जाना है ना भैया,
इंजन को तो यहीं वहां से वहां तक सेम डिस्टेंस जाना है। अगर स्पीड 9/10 गुना हो गई तो लगने वाले टाइम का रेशियो उल्टा रिवर्स रेशियो में हो जाएगा, 10:9। यानी कि इंजन को 9 यूनिट समय लगना था पहुंचने में, तो अब कितना समय लगा, 10 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट टाइम इंजन को एक्स्ट्रा लगा। जबकि सवाल के अनुसार इंजन को पहुंचना था 2:28 में, पहुंचा 2:34 में, यानी कि कितना लेट हुआ, 6 मिनट का लेट हुआ ना। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट है। तो आप ये पता लगा सकते हो कि इंजन को ओरिजिनली पहुंचने में कितना टाइम लगता। अगर इंजन अपनी सामान्य स्पीड से चलता तो पहुंचने में कितना समय लगता, 1 की वैल्यू 6 मिनट, 9 की वैल्यू 54 मिनट। यानी कि इंजन अगर अपनी नॉर्मल चाल से चले तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 54 मिनट लगेगा। समझ में है ना, 54 मिनट लगेगा। और इंजन कितने पे पहुंच जाएगा, नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो, नॉर्मल स्पीड से चलेगा तो इंजन 2:28 पे डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा 54 मिनट में। कितने मिनट में, 54 मिनट में। तो इंजन ने चलना कितने समय शुरू किया होता, इससे 54 मिनट पहले चलना शुरू किया होगा कि नहीं, बताओ कितना आ जाएगा ये, है भी 1:34 PM हो जाएगा ना। ठीक है, 1:28 से और 6 मिनट फालतू है ना, 1:34 PM। ठीक है, कर लोगे ना। यदि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कौन सा सही है। ये ईएलपी टीयर 2 के पेपर का है सवाल। सिंपल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, अब आप छोड़ तो नहीं सकते। मैंने इसलिए डाला वो कि 3 बार सवाल आया था ये, 3 शिफ्ट में। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में तो इसका मतलब है कि जो बीच वाली संख्या होगी बी, वो बाकी दोनों का क्या होगी, एवरेज, है ना। यानी कि 2b बराबर क्या आएगा, a प्लस सी। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14, करो। जी, ए और बी किसी काम को मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं जी, 35 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और 5/7 काम को पूरा करता है। ए अकेले करता है और कितना काम करता है, 5/, और बचे काम को बी अकेले पूरा करता है। बचे काम को कौन करता है, अकेले बी। काम पूरा होने में कुल कितना टाइम लगता है, काम पूरा होने में कुल 90 मिनट लगता है। इन दोनों में अधिक कुशल ए द्वारा काम को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों में जो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट पर्सन कौन है, ए, उसको काम पूरा करने में कितने दिन लगते हैं ये बताइए। सवाल नंबर 14 है। ये बेस्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का जो रेलवे के पेपर में आया है। एएलपी 2018 में ऐसे 5-7 सवाल आ रखे हैं मेरे प्यारे भाई, और ये वायरल क्वेश्चन है जो नहीं होते बालकों से, इनका तरीका भी नहीं पता। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो यहां 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व करना पड़ता है, और उसके 2 आंसर आते हैं। इसलिए यहां पे बोला गया है कि दोनों में ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ए, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से ज्यादा है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ, और आपको वो वाला आंसर बताना है जिसमें ए की एफिशिएंसी ज्यादा हो और बी की कम हो, इसलिए ये लाइन दी है। समझ आया ना बात। तो भैया इस सवाल को हम बेसिक से क्वाड्रेटिक से तो करेंगे नहीं, हम किससे करेंगे, ऑप्शन से या जुगाड़बाजी से। ठीक है भाई। सवाल में ये बोल रखा है ए और बी मिलकर, है ना, 2 लोग हैं ए और बी मिलकर, ये काम कितने समय में कर सकते हैं, 35 दिन में, है ना। ए और बी मिलकर काम को कितने समय में कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 35 दिन में। ठीक है ना। ए अकेले काम करता है और 5/7 काम पूरा करता है। ए ने अकेले काम शुरू किया और कितना काम किया, 5/7, फिर छोड़ के चला गया। फिर बचा काम कितना है, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 5/7 ए ने किया, तो बचा काम है 2/7। 2/7 काम को अकेले बी करता है, और काम करने में होने में कुल कितने दिन लग गए, 90 दिन लग गए। यही सवाल है, बताओ जी। देखो मान लो जैसे ए दिन लेता है, ए ने कितना काम किया, 5/7, तो ए 5/7 करने में कितना समय लेगा काम, 5/7 से गुणा।
अगर ए किसी काम को करने में मानो ए दिन लेता है, 5/7 करने में कितने दिन लेगा, 5/7 से गुणा, फिर बचा काम कितना है, 2/7, 2/7 काम को करने में बी कितना समय लेगा, ये बी से गुणा। दोनों ने मिलकर काम जो है इस हिसाब से कितने दिन में किया, 90 दिन में किया कि नहीं, 90 आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब बताओ कैसे होगा फिर। यहां ए प्लस बी कितना दिख रहा है, 35 दिन दिख रहा है। 35 में क्या आ रहा है, 7, यहां भी बटे 7 आ रहा है, यहां भी बटे 7 आ रहा है ना। तो यानी कि ए की वैल्यू 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, बी की वैल्यू 7 का मल्टीपल, 7 से 7 कट जाए, क्योंकि राइट साइड में 90 में तो 7 नहीं है ना। तो मैं सबसे पहले जो ऑप्शन पिक करता हूं वो मान लेता हूं कि माना ये आंसर है। पूछा क्या है कि जो अधिक कुशल है ए, उसको स्वयं काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो भैया सबसे सही जो दिमाग में सबसे पहली चीज आ रही है वो कौन सा आंसर आ रहा है सचिन, इसके अलावा तो कोई नहीं आएगा ना, दिख रहा है ना ऑप्शन के हिसाब से। अगर ए और बी मिलकर काम 35 दिन में करते हैं, मैंने मान लिया कि माना ए 42 दिन में करता है। यही क्यों माना, क्योंकि हर जगह 7-7 हो गया, 7 अगर कट जाएगा इस हिसाब से और क्या आएगा फिर 90 आने के चांसेस है। अगर ए और बी 35 दिन में करते हैं काम, ए 42 दिन में करता है, तो मुझे बताओ बी काम को कितने दिन में करेगा। मैंने मान लिया कि ये वाला आंसर है, अगर सेट हो गया तो ठीक है, वरना फिर कोई ऑप्शन चेक करेंगे दूसरा। बी कितने दिन में करेगा, डायरेक्ट ट्रिक है, दो लोग मिलकर 35 दिन में कर रहे हैं, ए 42 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, 35 गुणा 42, और नीचे आएगा 35-42 का डिफरेंस, यानी कि तो 7 से 42 6 बार, यानी कि 210। बी काम कितने दिन में करेगा, 210। अच्छा, ए ने काम कितने दिन किया मेरे प्यारे भाई, ए काम कर सकता है 42 दिन में। कितने दिन में काम कर सकता है ए पूरा काम 42 दिन में कर सकता है। अगर ये इक्वेशन सेट होगी तो आंसर है, वरना नहीं है। ए पूरा काम 42 दिन में कर सकता है, ए ने 5/7 काम किया, तो ए 5/7 काम कितने दिन में करेगा, इतने दिन में। बी पूरा काम कर सकता है 210 दिन में, 5/7 काम अकेले ए ने किया, बचा 2/7 काम बी करेगा, कितने दिन में, 2/7 से गुणा इतने दिन में। दोनों ने मिलकर काम कितने दिन में किया, 7 से 42 6 30 है भाई, और 7 से 210 30, 30 + 60 क्या आ गया, सेटिस्फाई हो गया। यानी कि क्या आंसर है सवाल का, है कि नहीं। तो आसान सवाल है, तो हमेशा इस सवाल को कैसे उड़ाने की कोशिश करिए, ऑप्शन से, ठीक है ना बच्चे। पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। सवाल नंबर 15, 0.3, -4 और 5, 2 को मिलाने वाली रेखा का ढलान स्लोप बताओ। अगर दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दिए हैं, तो उस लाइन का स्लोप निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट है y2 - y1 बटे x2 - x1, है कि नहीं सचिन। अब यहां पे केवल आपको वैल्यू रखनी है, स्लोप का सीधा कंसेप्ट है y2 - y1, यानी कि 2 में से -4 को घटाएंगे क्या आएगा, 6, x2 - x1 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, और 6/2 कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन है जी, सी आंसर है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 16। आज का टेस्ट बढ़िया है, बढ़िया सवाल है, इससे आसानी पेपर रहेगा, ठीक है ना। The total cost of 3 pen and 4 notebook is 235 rupees. If the cost of the pen is decreased by 20% and that of notebook is increased by 10%, then the total cost of 2 pen and 3 notebook will be 172 rupees. What is the total original cost of 7 pen and 5 notebook? ऐसे सवाल है, इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि नहीं सचिन ये। तो मान लिया जैसे एक पेन की कीमत है x और एक नोटबुक का प्राइस है y, यही है ना। तो सवाल में दिया 3 पेन और 4 नोटबुक की कीमत कितनी है, 3 पेन यानी कि 3x + 4 नोटबुक 4y बराबर 235। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। सवाल में बोला है कि पेन का कॉस्ट 20% कम हो जाता है, इससे पेन की कॉस्ट है x, अगर x को 20% कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 80% ऑफ x, यानी कि 0.8x, x का 80% आ जाएगा 0.8, और नोटबुक की कीमत 10% बढ़ा जाए, नोटबुक की कीमत है y, है ना। अगर y को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 100% को 10% बढ़ाएंगे 110%, यानी कि 1.1 y, ठीक है ना भाई।
तो ये हो गया। तो यहां पेन की कीमत 10% कम की जाती है, नोटबुक की 10% बढ़ाई जाती है। अब 2 पेन और 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना है? 172। अब एक पेन की कीमत कितनी होगी बच्चों? 0.8x। तो 2 पेन की कीमत कितनी आएगी? 2 से गुणा। एक नोटबुक की कीमत कितनी होगी 10% बढ़ने के बाद? 1.1y। 3 नोटबुक की कीमत कितनी आएगी? 3 से गुणा। और ये टोटल कॉस्ट कितना आ जाता है? 172, 172। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए कि नहीं? बताओ ये कितना आ जाएगा? ये तो कटेगा नहीं ना भाई, नहीं कटेगा ना, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये 1.6x, 1. ये मैं हटा दे रहा हूं, है ना, 1.6x प्लस 3.3y बराबर 172, 172। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। यहां से सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है ना सचिन? अब बताओ x और y की वैल्यू कैसे आएगी? या तो यहां पे x की वैल्यू सेम बना लो, x का कोफिशिएंट है, y का किसी का भी सेम बना लो। ये y का 4 और 3.3 है, 3 और 1.6 है, ये सेम करना आसान है। या x में 3 से गुणा है, यहां पे 1.6 से। तो एक काम करते हैं प्यारे दोस्तों, ऊपर 1.6 से गुणा कर लेते हैं और नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं। ऊपर 1.6 के से गुणा और नीचे 3 से गुणा, और गुणा करके क्या कर लो आप? घटा लो, है कि नहीं? तो जब आप गुणा करके घटाओगे तो बताओ होगा क्या? ये कट जाएगा x, तो 1.6 का 3 गुना, 3 का 1.6 गुना 4.8x कट जाएगा। y में कितना आएगा? 1.6 की 4 में गुणा 6.4y, और 3 की 3.3 में गुणा यानी कि 9.9y। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा प्यारे भाई? 3.5y। ऐसा जी समझ गए ना? 1.6 की 4 में गुणा 6.4y, 3 की 3.3 में गुणा 9.9y। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? 3.5y। डिफरेंस लेना बेटा आपको, पॉजिटिव वैल्यू केवल। यहां देखो 1.6 की 235 में गुणा करके क्या आएगा? 1.6 की 235 में इजीली हो जाएगा। 1.6 की 200 में गुणा कर लो 320, 1.6 की 30 में गुणा करेंगे 48, 1.6 की 5 में गुणा करेंगे 8। ये आ गया 48 और 8 कितना आ गया? 56। 320 और 56 376। ये 376 आ गया। 172 का 3 गुना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 300 और 516। इनका डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 0। 11 में से 7 गया, 11 में 7 गया 4, और ये 140 आ गया डिफरेंस। कितना आएगा डिफरेंस? 140। कोई डाउट? 6 में 6 गया 0, 11 में 7 गया 4, और 4 में से 3 गया 1। तो 3.5y 140 आ गया। तो y की वैल्यू कितना आएगी? 40। 35 चौक 140 होता है ना, तो y की वैल्यू 40 आ गई। y का मान आ गया। अब जो मर्जी वो कर सकते हैं। x की वैल्यू भी आ जाएगी ना। जब y का मान आ गया तो पहली इक्वेशन में यहां रख दीजिए, इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए, x का मान भी आ जाएगा। इजी है ना ये इक्वेशन? तो आएगा 3x। y की वैल्यू कितनी है? 40 चौका 160 बराबर 235। तो 235 माइनस 160 कितना आ गया? 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x आपका 25 आ गया, y 40 आ गया। ठीक है ना? ये कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, और इस लेवल के आसान सवाल मतलब इसी फॉर्मेट में आ रखे हैं पेपर में। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी करा दी, इसलिए दोबारा नहीं करा रहा। तो x और y की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है यहां पर? 7 पेन और 5 नोटबुक की ओरिजिनल कॉस्ट ना। तो 7x प्लस 5y यहां से पूछा है। 7 पेन कितने का आएंगे? एक पेन 25 का है, 7 पेन 25 सत्ते 175। एक पेंसिल 40 की है, तो 5 पेंसिल 40 पंजे 200 की। तो कितना आ जाएगा आंसर? 375 रुपए। बढ़िया सवाल है ना? ठीक है जी, चले आगे। अगला क्वेश्चन बताओ। 17। प्रेजेंट में अनु और डिम्पी की एज के बीच का रेशियो 5:8 है। 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। व्हाट वाज डिम्पीज एज 2 ईयर्स एगो? 2 साल पहले डिम्पी की एज कितनी थी? एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का। देखो एक सवाल तो कंफर्म है, आपके पेपर में प्रॉब्लम इन एजेस का आना ही आना है। ठीक है, 2 लड़कियां हैं, कौन? अनु और डिम्पी। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो कितना है? 5 रेशियो। ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में अनु और डिम्पी की एज का रेशियो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:4 साल के बाद, है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ 4 साल में अनु की एज भी 4 साल बढ़ेगी डिम्पी की, यानी कि रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां तो डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? 5-8 का डिफरेंस है 3, 2-3 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले रेशियो को 1 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया, ये आ गया 6:9। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अनु की एज जो है 5 यूनिट से 6 यूनिट होगी। कितना बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। डिम्पी की एज भी पहले 8 यूनिट थी, प्रेजेंट में 8 यूनिट है, तो बढ़ के 4 साल बाद 9 यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट बढ़ेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है। पूछा 2 साल पहले डिम्पी की एज, तो डिम्पी की प्रेजेंट एज कितनी है? 8 चौक, तो डिम्पी की प्रेजेंट एज है 32 साल। 2 साल पहले कितनी थी? ये आंसर है, ठीक है ना? ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई ये सवाल, कि 2 साल पहले डिम्पी की एज पूछी थी, तो प्रेजेंट में जो डिम्पी की एज होगी वो तो 8 का मल्टीपल होगी ना, है ना? होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 2 जोड़ूं, ये 2 साल पहले की एज है प्रेजेंट से, 2 जोड़ूं तो प्रेजेंट में 33 8 का मल्टीपल नहीं है। 2 जोड़ूंगा 30 में, 32 8 का मल्टीपल है। 2 जोड़ूंगा 30 8 का मल्टीपल नहीं, 32 में 2 जोड़ूंगा 34 8 का मल्टीपल नहीं है कि नहीं? चलिए, पर मेथड भी आना चाहिए। एक क्लास में 12 लड़कों का किसी एग्जाम में एवरेज स्कोर 16 था, जबकि क्लास में सभी 30 बच्चों का एवरेज स्कोर था 18.1। आपसे पूछा है गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या था। देखो, डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं कि लड़कियों का टोटल स्कोर निकालो, लड़कियों की संख्या से डिवाइड कर दो। एलिगेशन भी लग जाएगा भाई, एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाएंगे, और ये डेविएशन से भी हो जाएगा। कौन सा बता दूं? एलिगेशन बता दूं, चलो है भाई। एवरेज स्कोर पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आएगा कि नहीं? एक क्लास में 12 लड़कों का एवरेज स्कोर 16, क्लास में स्टूडेंट कितने? 30। अगर क्लास में 12 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी फिर? 18, क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट है। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 6 दूनी 12, 6 तिया, यानी कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो प्यारे बच्चों, वो 2 रेशियो, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 2:3। सवाल के अनुसार 12 लड़कों का एवरेज स्कोर कितना है? 12 बॉयज का 16। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है? 30 स्टूडेंट का 18 पॉइंट। तो आपसे क्या पूछा है? दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन ऑफ, बताओ। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। 18.1 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 पॉइंट, तो 3 की वैल्यू 2.1 है, यानी कि 0.7 गुना। तो ये भी 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.7 गुना, यानी कि 1.4। बताओ, बॉयज का स्कोर एवरेज मीन वैल्यू से कम है, 18.1 से कम है, तो लड़कियों का ज्यादा होगा। लड़कियों का 18.1 से 1.4 ज्यादा होगा। 18.1 में 1.4 जोड़ेंगे तो साढ़े, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 19.5। कौन सा ऑप्शन है? डेटा आसान है, मुश्किल होता तो ये मेथड और अच्छा होता फिर, है ना? आओ, सवाल नंबर है 19, बताइए। रेलवे एएलपी 2018 का पेपर है। टू गो टू ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ए रोअर टेक्स 8 hours while it takes her only 5 hours to row the same distance downstream. What was the rower's speed in still water? इस तैराक की जो है, नाविक की जो है, किसमें? शांत जल में चाल क्या होगी? इससे आसान कोई सवाल बन सकता है? भाई, एक तैराक को 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8 घंटे लगते हैं, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर अभी। और इसी नाविक को मेरे प्यार में 40 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो पूछे शांत जल में चाल क्या होगी? शांत जल की स्पीड कैसे निकालते? डी प्लस यू बटे 2, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का आधा, तो 8 + 5 13 का आधा, 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? बताइए, सवाल नंबर 20, आखिरी सवाल। सेम्स 5,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर इन्वेस्ट करता है। एन साल के बाद सेम्स को
1655 और प्राप्त होते हैं। आफ्टर एन ईयर सेम्स रिसीव्ड 1655 मोर। देखो आदमी को अगर सेम्स ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 1655 रुपए एन साल के बाद उसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। यानी कि 1655 रुपए क्या उसका ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। पूछा एन का मान क्या है, एन यानी कि कितने साल में 1655 रुपए ब्याज मिलेगा। बताओ बच्चों, 3 साल में डायरेक्ट नहीं आ गया। ब्याज की दर कितनी है, 10%। आपको सीधा दिखना चाहिए कि 5,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किए, प्रिंसिपल कितना है 5,000, एन साल के बाद उसे 1655 रुपए एक्स्ट्रा मिले, अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि कितना परसेंट, तो आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कि भैया 33.1% है, 5 या 15, 5 या 15, 5 एकम 5, 33.1% उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, और ब्याज की दर 10% है, तो 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अप्रोक्सी हो जाएगा बच्चों, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सवाल नंबर 21 है जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ये आपका होमवर्क है मेरे भाई, इसका आंसर मुझे जल्दी से करके बताओ। ये आपका यूट्यूब वर्क है, कमेंट करके इसका आंसर ठीक ठीक बताइए। मैं साइड हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आ सकता है सवाल, ठीक है बच्चे। चलिए, इसी के साथ आज का टेस्ट पूर्णतः समाप्त होता है। 20 में से आप लोगों ने खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए मुझे जरूर बताइए। सवाल कैसे लगे ये भी बताइए, है ना। मुश्किल पेपर नहीं आएगा, मैं बार बार आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगर किसी बच्चे को रेलवे की तैयारी करनी है सारे ही सब्जेक्ट की, तो भैया यहां तो हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, लेकिन बेसिक से कॉन्सेप्ट टाइप वाइज सीक्वेंस में और रेलवे फाउंडेशन बैच से जोड़ के कर सकता है ना। इसका मकसद ये है रेलवे 2026 और रेलवे 2027 के टारगेट, ठीक है बच्चों, सारे एग्जाम्स और बिल्कुल लेटेस्ट जितने भी पेपर हो रहे हैं रेलवे के, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन भी इसमें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज इतना ही, कल करेंगे भाई इसके मतलब अगला एग्जाम पेपर। धन्यवाद।